Tikku speaking about homogeneous hydrogenation for class थर्ड ईयर। इथीन के हाइड्रोजनेशन क्रिया में निकेल, कॉपर, पैलेडियम और प्लैटिनम की उपस्थिति से उच्च ताप व दाब पर होती है। यह अभिक्रिया इथीन प्लस हाइड्रोजन निकेल की उपस्थिति में इथेन बनाती है। इस हाइड्रोजनेशन की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में खोज करी गई विल्किंसन उत्प्रेरक से। विल्किंसन उत्प्रेरक बहुत ही आसानी से इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है जिसके अंदर रोडियम, रिहीनियम इस तरह के धातु संक्रमण धातु पाए जाते हैं, जैसे रोडियम, रिहीनियम, कोबाल्ट, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर एंड सो ऑन। रेडियम के 2 संकुल हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होते हैं। इसके लिए विभिन्न क्रियाएं कराई जाती हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। डायहाइड्रो संकुल क्रिया विधि। डायहाइड्रो संकुल क्रिया विधि के अंदर डायहाइड्राइड्स को एडिशन में लिया जाता है। इस एडिशन के लिए हम जैसे रिहीनियम के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेते हैं और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ हम इसको एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करके इसके विभिन्न कंपाउंड्स बनाते हैं। ये एक तरह का लंबा चक्र है जिसके अंदर के रिहीनियम के कंपाउंड्स चलते हैं। हाइड्रो संकुल 3 एक अणु ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का त्याग कर नया हाइड्रो संकुल बनाता है। संकुल 3 एथेन के अणु बनने पर जो कंपाउंड बनता है वो एक लंबी चेन में चलता रहता है। यह एक रिडक्टिव एलिमिनेशन कहलाता है। इस वर्तमान में रिहीनियम +3 से रिहीनियम +1 में अपचयित होता है। मोनोडिडो संकुल की अभिक्रिया। व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ अभिक्रिया, एक हाइड्राइड लिगेंड को अभिक्रिया में एल्केन के योग से पूर्व चक्र में डाला जाता है। इस तरह के पूर्व चक्र में डालने से जो मोनोहाइड्रो संकुलन की क्रिया होती है उसके अंदर सबसे पहले हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्शन कराते हैं जिसके अंदर हमारा दूसरा कंपाउंड बनता है कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन से। फिर 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एक के अंदर तो कोबाल्ट और क्लोराइड दोनों हैं और एक के अंदर क्लोराइड नहीं है। रोडियम उत्प्रेरक एन्फ्लिन अणु के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड्स बनाता है। CH2CH2 से आप RCH2CH2R बना सकते हैं और इस तरह से करके आपकी चेन जो है वो एल्कीन के साथ एंड अप करती है। चेन के एल्कीन के साथ एंड अप करने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आपके कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही तरह के कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स ऐसे यौगिक हैं जिनके अंदर मेटल कार्बोनाइल समूह के साथ में कंपाउंड बनाता है। इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले होते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स यानी ऐसे कार्बोनाइल्स जिनके अंदर एक ही मेटल एटम पाया जाता है। यानी कि जिनके अंदर एक ही मेटल एटम पाया जाता है, जैसे कि वेनेडियम CO6। दूसरे हैं डायमर्स यानी मोनोडेंटेट डाइडेंटेट कार्बोनाइल्स जिनके अंदर 2 मेटल आयंस पाए जाते हैं और प्रत्येक मेटल आयंस के साथ कार्बोनाइल समूह अलग अलग जुड़ते हैं और दोनों मेटल एटम्स एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तीसरे हैं आपके
थ्री मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर 3 मेटल एटम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके धातु कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग। धातु कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग के अंदर मेटल और कार्बोनाइल समूह के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रॉन एटम डोनेट करता है मेटल को और फिर इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और एक सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर के साथ में इनका कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट है मेटल्स की जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं। पहले हमारे मेटल की जो खाली ऑर्बिटल है वो कार्बोनाइल की भरी हुई ऑर्बिटल से कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है और फिर उसके बाद जो मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके अंदर मेटल अपनी भरी हुई ऑर्बिटल से कार्बोनाइल ग्रुप की खाली ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे की तरफ चलता आ रहा है। अब इन क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर और कलर किस तरह के होते हैं। जैसे वेनेडियम जो है, वेनेडियम कार्बोनाइल जो है वो काले रंग का होता है। क्रोमियम क्रिस्टल जो है वो रंगीन होता है और मैंगनीज जो है वो स्वर्णिम होता है। आयरन जो है वो पीला होता है और निकेल जो है वो रंगीन द्रव के रूप में पाया जाता है।